Hello my dear student, self I Ajnish sir, and I am teach you biology class 10 part 2। आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। और जो लोग यह वीडियो आज पहली बार देख रहे होंगे, इससे पहले की एक जो वीडियो है कक्षा 10वीं की, आप उसे एक बार जरूर देख लें। हम लोग पहला लेसन जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं जिसका आज पार्ट 2 है। तो आइए हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस भी पूछ सकता है या इसका एक और नाम देकर के पूछ सकता है आप सबसे, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कहे तो भी समझ लीजिएगा कि वह प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, यानी उसका हो जाएगा न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोगों को सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण तथा पर्णहरिण जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, की सहायता से अपना भोजन बनाता है तथा ऑक्सीजन युक्त हवा को वायुमंडल में क्या करता है, मुक्त करता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, फिर से एक बार और सुन लेंगे। जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पर्णहरिण यानी क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन युक्त हवा को या ऑक्सीजन युक्त गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अभी जैसे मैं इसको एक रिएक्शन के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अभी इसमें आपसे कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसके अलावा क्या होगा, जल होगा, और इसके अलावा यहाँ सूर्य का प्रकाश यानी सनबीम, इसके बाद से क्लोरोफिल, इसके बाद आपका क्लोरोफिल, इसके बाद ये कह रहा है कि अपना भोजन बनाता है, तो यह अपना भोजन C6H12O6 बनाता है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि यहां से आपका कार्बन ऑक्सीजन युक्त जो हवा है वह वायुमंडल में क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की सहायता से यह अपना भोजन यानी ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, इसमें ये जल बनाता है, और इसके बाद ऑक्सीजन जो गैस है उसको क्या करता है, वायुमंडल में मुक्त करता है। तो ये तो इसका रिएक्शन हुआ, और इसका जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा की दृष्टि से ये जो आपकी हेडिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये रिएक्शन आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आइए जैसा हम लोग समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करना हम आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में बहुत डिटेल्स में बताएंगे। थोड़ा सा यहाँ शॉर्टकट हम चलते हैं। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ कार्बन की मात्रा हमारी कितनी दिख रही है, 6 दिख रही है, और इधर हमारा कार्बन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, तो यहाँ मुझे कितना लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा 6। ये मैं आपको आगे जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें पूरी तरह से डिटेल आपको संतुलित करना बताऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जल्दी से समझेंगे। अब हम क्या चलते हैं, यहाँ चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ 12 है, और यहाँ 2, 14 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी हाइड्रोजन में कितना दिख रहा है, केवल 2 दिख रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि
समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित कैसे होगा, मुझे यहाँ 12 लेना होगा, थोड़ा सा समय कम है, इसको देखते हुए चलते हैं हम आगे। और यहाँ देख लीजिए, अब उधर 12 गुना के 24 हो गया, इधर केवल आपको 12 दिख रहा है, यहाँ पे 6 गुना के 12, ये भी वहां भी 24 हो गया और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। इसके अलावा देखेंगे हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा बराबर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन निचले पायदान में 2 और ये 6 गुना किसका मिले, ऐसे इस अवस्था में इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 गुना के 12, यानी यहाँ ही अकेले अभी ऑक्सीजन यहाँ 12 हो रहा है और यहाँ अकेले क्या हो रहा है 12, यानी ऑक्सीजन हमारा यहाँ 12 कितना है 24 है। समझ में आ रहा है बिल्कुल आप लोगों को। अब यहाँ देखिए, इधर आके चेक करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 6 दिखाई दे रहा है, यानी 6 6 12 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा यहाँ एक ही बार ऑक्सीजन यहाँ 12 है और एक ही बार यहाँ 12, यानी टोटल ऑक्सीजन मुझे 24, यानी मेरा समीकरण बैलेंस कब होगा, जब इधर और इधर दोनों तरफ हमारा ऑक्सीजन कितना हो 24 हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन 6 हो गया और यहाँ पे भी कितना हो गया 6, तो 6 6 12 तो हो गया, लेकिन अभी मुझे 12 ऑक्सीजन की और क्या है दरकार रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा प्लस को मैं इधर लिख लेता हूँ। हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ 6 लिख तो 6 गुना के 12, इधर और इधर दोनों का समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समीकरण बैलेंस करने के लिए न घबराइएगा, जब हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन आपका शुरू करेंगे उसमें पूर्ण रूप से डिटेल आपको हम बताएंगे समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। आइए थोड़ा सा हम चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाश जो संश्लेषण की जो क्रिया होती है मुख्यतः 2 चरण में क्या होती है, पूर्ण होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है मुख्यतः 2 चरण में पूर्ण होती है, और वह दोनों चरण कौन कौन से हैं, एक प्रकाशिक अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम हिल अभिक्रिया भी है, उम्मीद है समझ में आ रहा है, और एक दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको हम लोग केल्विन चक्र के नाम से जानते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं आगे प्रकाशिक अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, प्रकाशिक, थोड़ा सा शब्दों से ही समझ में आ रहा है, प्रकाशिक यानी वहां प्रकाश होगा। प्रकाशिक का मतलब क्या हुआ, मतलब शब्दों को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि नहीं वहां प्रकाशिक की बात कर रहा है, अर्थात वहां प्रकाश होगा, यानी वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को सबसे पहले रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने, किसने, रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक ने नाम खोज किया या इसके बारे में बताया। इस वजह से आगे चल करके इस अभिक्रिया का नाम हिल अभिक्रिया के नाम पर भी रख दिया गया। मैं आपको बता दूं कि यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होता है या ग्रेना के द्वारा होता है। एक चीज और जान लेंगे यहाँ पे, स्वाभाविक सी बात है प्रकाश हमें अधिक मात्रा में कब मिलेगा, दिन में मिलेगा, अर्थात एक चीज और यहाँ पे हो सकता है कि यह अभिक्रिया प्रायः दिन में संपन्न होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से इसकी परिभाषा सुन लेंगे, इस पूरी बात को, और अपने कॉपी पे नोट करना चाहे तो इजीली नोट कर सकते हैं, मैं मुंह से बोल रहा हूं, ध्यान देंगे। वह अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है, वह अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है, उस अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को बताने वाले पहले जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हिल, इनके नाम पे ही इस अभिक्रिया का नाम हिल अभिक्रिया भी पड़ा। यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना से होती है। अब हरित लवक क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूं। यह अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना से होती है
और मैंने बताया कि यह अभिक्रिया कहाँ होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। और आप सबको पता है कि प्रकाश कब होता है, दिन में होता है। तो अर्थात लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया प्रायः कहाँ होती है, दिन में होती है। दैट्स क्लियर? एनी डाउट? अगर आपको कोई प्रकार का क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम देखते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल कहते हैं। आइए देखते हैं वह अभिक्रिया, याद हो जाएगा परिभाषा में बता रहा हूं, वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की कोई जरूरत न हो, उस अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ब्लैकमैन। उनका नाम क्या था, ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने इस अभिक्रिया को बताया और उन्होंने बताया कि यह अभिक्रिया हरित लवक के, किसके, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। और इस अभिक्रिया को यह देखा गया कि इसमें कार्बन के 3 परमाणु, किसके, कार्बन के 3 परमाणु ही भाग लिया करते थे, या इस अभिक्रिया के पश्चात कार्बन के 3 परमाणु ही उत्पन्न होते थे। किसके साथ, फास्फोग्लोरिसिक अम्ल के साथ कार्बन के 3 परमाणुओं का इस अभिक्रिया में निर्माण हुआ करता है। उम्मीद है समझ में आया है। फिर से देखेंगे एक बार और पुनः अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, उस अभिक्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम ब्लैकमैन था। उन्होंने बताया कि यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होता है, जिसमें संपन्न होने के बाद इसमें फास्फोग्लोरिसिक अम्ल में बनने के बाद इसमें कार्बन के 3 परमाणुओं का भी निर्माण होता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं। आइए अब हम समझेंगे स्वपोषण एवं विषम पोषण में क्या अंतर होता है। जिन बच्चों को इसको नोट करना है, मैं अभी जस्ट स्क्रीन से हट जा रहा हूं, तो आप सब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जस्ट आपके पास 2 सेकंड का समय, जल्दी करें। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। आप इसकी नोट्स बना लेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैं बिल्कुल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको पढ़ाते जा रहा हूं। इसका नोट्स आसानी से आप बना लें। और आपका हम ऑनलाइन टेस्ट भी कराएंगे, टेस्ट भी आपका होगा। आइए पहले हम लोग समझते हैं स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर क्या है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, 4 से 3 नंबर में ये पूछे जाते हैं, और गैप कर करके ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी इस साल पूछ दिया तो अगले साल नहीं, अगले साल नहीं तो अगले साल, ऐसे करके जरूर आता है। आइए देखते हैं स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषण की। तो स्वपोषण के अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि स्वयं को पोषित करने वाले, अर्थात तो स्वयं से भोजन बनाने वाले जो भी होते हैं, वो किसके अंतर्गत जाते हैं। इसके अंतर्गत मैंने पेड़ पौधों और कुछ जीवाणुओं के बारे में मैंने बताया था। तो इसका पहला जो है, यह हरे पादपों एवं जीवाणु एवं जो कुछ प्रोटिस्ट जंतु होते हैं, उनमें ये चीजें क्या होती है, पाई जाती है, अर्थात वह स्वपोषी होते हैं, स्वपोषण करते हैं। लेकिन जो विषम पोषण है वो केवल कवकों में और किन में होता है, जंतुओं में होता है। कवकों का मतलब आप लोगों ने जाना होगा या देखा होगा कि अगर कोई सब्जी हो या फिर जो दही होती है, अगर कुछ अधिक दिनों तक का हो जाता है तो उसके ऊपर सफेद सफेद धागे में संरचना के कुछ क्या दिखाई देने लगते हैं, हमारे आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं।
तो विषम पोषण में कौन विषमपोषी पोषण कौन करता है, कौन करते हैं और क्या करते हैं, जंतु करते हैं। इसके बाद से स्वपोषी पोषण, इसमें सौर ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हरित लवक यानी क्लोरोफिल या उसी को पर्णहरित भी कहा जाता है, उसकी आवश्यकता होती है और इन्हें सौर ऊर्जा की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है तथा इनमें हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल भी नहीं होता है। समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, कह रहा है कि भोजन स्वनिर्मित यानी भोजन स्वयं से बनाते हैं। CO2 किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से ये अपना भोजन स्वनिर्मित यानी खुद से क्या करते हैं, बनाते हैं। इनमें आते हैं भोजन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, प्रत्यक्ष यानी जो दिखेगा उस तरीके से, और अप्रत्यक्ष का मतलब कि हमें पता ना चले और फिर भी हमारा पेट क्या हो जाए, भर जाए। मीन्स क्या कि ये स्वनिर्मित यानी खुद का बनाया हुआ खाते हैं और हम लोग किसी का भी बनाया हुआ क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, यानी हम लोग विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर देखिए कि कह रहा है कि भोजन का पाचन नहीं होता, यानी स्वपोषी पोषण में यानी स्वपोषी पोषण जितने भी हमारे जीवधारी हैं या जीव हैं उनमें जो है भोजन के पाचन होने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन हमारे में भोजन यानी किसमें, विषम पोषण में भोजन के पाचन होते हैं। जैसे जितने भी भोजन होते हैं किस प्रकार से होते हैं, तो जितने भी हम लोग भोजन करते हैं वह जटिल कार्बनिक पदार्थों से टूट करके सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब ये जटिल सरल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, कार्बनिक यौगिक वगैरह, तो आमतौर पे सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप रोटी खाते हैं, जो आपने ब्रेड लिया, ब्रेड को लेकर के अगर आपने खाया तो ब्रेड जो है क्या है, बड़ा होता है, कड़ा होता है, तो ब्रेड के अंदर जो पाए जाने वाला जो न्यूट्रिशंस, जो आपके पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं, वो जब हम खाते हैं तो हमारे जब आमाशय में जाता है तो वहां उसका क्या होता है, रासायनिक विघटन होता है। रासायनिक विघटन का मतलब कि उस ब्रेड के अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक तत्व हैं वो टूट जाते हैं। मीन्स ब्रेड क्या था, थोड़ा सा कठोर था, ब्रेड के अंदर पाए जाने वाले जितने प्रकार के रासायनिक तत्व हैं सबके सब क्या है, सरल कार्बनिक यौगिक है, वो टूट करके हमारे बॉडी में जाकर के जिनका जो काम होता है, यानी बाय द वे अगर मुझे प्रोटीन मिल रहा है रोटी से तो प्रोटीन का जो कार्य होगा हमारे बॉडी में प्रोटीन करने चला जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यह खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में सबसे निचले पायदान पे होता है, सबसे निचले स्तर पे होता है। अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है यह आपको थोड़ा सा आगे की चीज है वहां आपको बताया जाएगा। फिलहाल में आप यहाँ याद कर लीजिए कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के रूप में सबसे नीचे पाया जाता है। क्लियर। अब आते हैं, यह खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों के ऊपर उपभोक्ताओं के रूप में क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। मतलब सीधा सीधा जान लीजिए कि उपभोक्ता जो है उत्पादकों मीन्स उत्पादक इसको कह सकते हैं एक मिनट के लिए, जितने भी हमारे स्वपोषी पोषण वाले हैं उनको एक प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, उत्पादक कह सकते हैं। और उत्पादक को जो खा जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसके अंतर्गत मानव यानी हमारे सहित जितने भी जंतु होंगे वो सबके सब आएंगे। इसके अलावा पादप, स्वपोषण में पादप, नीलहरित जीवाणु तथा पेड़ पौधे इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल जब ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। और कक्षा 10वीं के जितने छात्र हैं सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 15 23 24 79 इससे आप सब क्या हो जाए, जुट जाए। और जुट करके आपको जो सिलेबस है हम यहाँ से प्रोवाइड कर दिया करेंगे। ओनली क्लास 10th का मैं ग्रुप बना रखा हूँ, आप लोग हमसे जुड़ करके ले लेंगे नोट्स अपने। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।